हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में। ठीक है, थोड़ा एक अलग टॉपिक आज यहाँ से शुरू होने वाला है और महत्वपूर्ण भी है और सरल भी। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत वाला टॉपिक नहीं है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ, किस प्रकार संस्कृत से हम हिंदी तक का सफ़र तय किया है भाषाओं ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो उसी क्रम में थोड़ा सा हमें भाषा परिवार को समझना है। ठीक है, तो दोस्तों भाषा परिवार का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा सिंपल में जैसे हमारा परिवार होता है ना, तो ठीक इसी प्रकार से भाषाओं का भी परिवार होता है। और एक भाषा परिवार के अंतर्गत कई भाषाएं रखी गई है। ठीक है, तो विद्वानों ने कई भाषा परिवार बताए हैं। अभी देखिए 12 से 18। ठीक है, तो 12 से 18 के बीच में भाषा परिवार अभी विद्वानों ने बताए हैं। हर विद्वान के द्वारा यहाँ पर अलग अलग राय दी गई है। ठीक है, किसी ने कहा 10 भाषा परिवार हैं विश्व में, किसी ने कहा कि 12 हैं, किसी ने कहा 14 है, किसी ने कहा 18 है। तो एक मिला जुला के अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो विश्व में 12 से 18 भाषा परिवार माने गए हैं। ये एक अलग टॉपिक है भाषा परिवार का, ये मैं आपको बाद में अलग से करवाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इसका कनेक्शन है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो विश्व को छोड़िए, इंडिया पे आ जाइए। अगर हम भारत में भाषा परिवार की बात करें तो मुख्य रूप से, वैसे तो 4 हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो 2 भाषा परिवार हैं। ठीक है, एक है आर्य भाषा परिवार और एक है द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से कितने हैं, एक आर्य भाषा और एक द्रविड़ भाषा परिवार। जो आर्य भाषा परिवार है, ठीक है, यहाँ पर उत्तर भारत में है, और जो द्रविड़ भाषा परिवार है कहाँ है, दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें तो आपको वैसे भी पहले से पता होगी। तो जो आर्य भाषा परिवार है उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत की जो आर्य भाषाएं थी उनमें सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है, जिसे हिंदी की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। और इसी संस्कृत से हिंदी तक का सफ़र हमें तय करना है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप बात को। तो आर्य भाषा परिवार में क्या कौन सी भाषा है, जो उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। तो उत्तर भारत की जो भाषाएं थी उनमें सबसे प्राचीन है संस्कृत, और इसी संस्कृत से क्या होगा, हमें हिंदी तक का सफ़र देखना कि किस प्रकार से संस्कृत से हिंदी तक की कहानी है, वही हमें पढ़ना है। तो जब संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है, हिंदी का संबंध भी किससे होगा, आर्य भाषा परिवार से होगा। संस्कृत का संबंध भी फिर किससे है, आर्य भाषा परिवार से है। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ पर कि संस्कृत का संबंध किससे है, आर्य भाषा परिवार से, और हिंदी का संबंध भी किससे होगा, फिर आर्य भाषा परिवार से। लेकिन ये आर्य शब्द आया कहाँ से, हमें ये जानना है अब। ठीक है, हमें ये जानना है कि ये आर्य शब्द कहाँ से आया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अधिकांश विद्वानों का क्या मानना है कि जो ये आर्य लोग थे, ठीक है, आर्य लोग, ठीक है, आर्य कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। ठीक है, आर्य क्या है, समूह का नाम है। ठीक है, एक जाति का नाम है। और इस आर्य शब्द से ही कहानी शुरू होगी संस्कृत की। ठीक है, और जब संस्कृत को हम समझेंगे अच्छे से, संस्कृत के बाद जब पाली देखेंगे, प्राकृत देखेंगे, अपभ्रंश देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके क्रम में जब बढ़ेंगे तब जाके हिंदी की बात आएगी। लेकिन कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, आर्य से शुरू हो रही है। और ये आर्य जब यहाँ इंडिया आते हैं, इनकी पूर्वी शाखा कहाँ आती है, इंडिया आती है, तो यहाँ पर ये संस्कृत बोलना शुरू करते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा इतिहास में कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और ऐसा किसका मानना है, मैक्स मूलर का मानना है। लेकिन अलग अलग विद्वानों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग राय भी दी गई है। ठीक है, आपने विलियम जोन्स नाम सुना होगा, उन्होंने कहा कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, आर्कटिक प्रदेश से ये आर्य लोग आए थे। तो ये सभी चीज़ें आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ी होगी। ठीक है, तो मध्य एशिया से अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया है कि आर्य लोग आए थे। और ये फिर क्या किया इन्होंने, ये अलग अलग भागों में बंट गए। एक शाखा इनकी कहाँ आ गई, इंडिया आ गई। और इंडिया में इन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा को बोलना शुरू किया। और ये कहानी है 1500 ईस्वी पूर्व की। ठीक है, तो 1500 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, आर्य भाषा का उदय होता है, ये कह लीजिए संस्कृत भाषा का उदय होता है। 1500 ईस्वी पूर्व मैंने बताया है आपको यहाँ पर, लेकिन कई किताबों में आपको 2000 ईस्वी पूर्व भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहीं पर आपको 2500 ईस्वी पूर्व भी मिलेगा, लेकिन 1500 ईस्वी पूर्व सबसे प्रमाणिक माना गया है। और जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था तो वहाँ पर भी आंसर 1500 ईस्वी पूर्व दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे आर्य भाषा का प्रारंभ हम कितना मानेंगे, 1500 ईस्वी पूर्व मानेंगे इंडिया में। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था, आर्यों के द्वारा हुआ था। इनकी पूर्वी शाखा यहाँ पर आई थी। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखिए आर्यों का भारत आगमन। तो मध्य एशिया से देखिए यहाँ पर, ये मध्य एशिया यहाँ, तो यहाँ से इनकी पूर्वी शाखा कहाँ आ रही है,
इंडिया आ रही है, इंडिया का मैप है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आते ही इंडिया में बस जाते हैं और संस्कृत बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आर्यों के जो मूल निवास स्थान है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, आर्कटिक प्रदेश कहा था। विलियम जोन्स ने यूरोप कहा था। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया कहा था और मध्य एशिया ही सर्वाधिक, ये देखिए यहाँ पर माना गया। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के मत से सहमत है कि आर्य मूलतः मध्य एशिया से भारत आए थे। अब जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जब ये आर्य लोग क्या करेंगे, इंडिया में आएंगे, ठीक है, तो इनकी जो भाषाएं हैं उसको 3 चरणों में बांटा गया है, ठीक है, 3 चरणों में बांटा गया, ध्यान रखेंगे। एक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। मैंने आपको बताया था कि 1500 ईस्वी पूर्व में आए, तो टाइम पीरियड आसान होगा याद रखना, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसके अंतर्गत हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे, ठीक है। संस्कृत में भी यहाँ पर 2 प्रकार की संस्कृत का अध्ययन करेंगे, एक वैदिक संस्कृत का और एक लौकिक संस्कृत का, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो देखिए यहाँ पर 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पाली का, प्राकृत का और अपभ्रंश का, ठीक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक यहाँ पर क्या है, हिंदी, मराठी और पंजाबी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कितने चरणों में बांटा गया है। एक तो हो गई प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, यहाँ पर हमें केवल संस्कृत का अध्ययन करना है। मध्यकाल जब आ जाएगा तो हमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इस प्रकार से पढ़ेंगे। आधुनिक में क्या होगा, हिंदी, मराठी, पंजाबी आदि जो लैंग्वेज है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो जब ये आर्य लोग इंडिया में आए, ठीक है, जब आर्य लोग क्या हुआ, इंडिया में आए, तो ये क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। तो संस्कृत भी किस प्रकार की बोलते थे, थोड़ा सा ये देखना भी जरूरी है। संस्कृत के यहाँ पर 2 रूप हमें देखने को मिलेंगे, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसी वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृति का विकास हुआ है, लौकिक संस्कृत का विकास हुआ है, इसको हम देखना है। आज हमारा टॉपिक कुल यही रहेगा। आज के जो लेक्चर में हम केवल प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को ही पढ़ेंगे। तो जब ये आर्य लोग क्या किया, इन्होंने ये यहाँ कहाँ आए, इंडिया आए, तो ये संस्कृत बोलते थे उस समय। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से संस्कृत बोलते थे, सबसे पहले बोलते थे ये वैदिक संस्कृत। और इसका टाइम पीरियड देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप, देखिए ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का टाइम पीरियड कितना है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। यहाँ से प्रश्न आए हैं एग्जाम, इसलिए मैं आपको टाइम पीरियड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना है, वैदिक संस्कृत का 1500 से 1000 और फिर लौकिक संस्कृत का 1000 से 500 ईस्वी पूर्व। तो ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आगे हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो जब ये आर्य लोग, आपको क्या लगता है, जब यहाँ आए तो केवल यहाँ पर केवल वैदिक संस्कृति बोली जाती होगी, कुछ और भाषा यहाँ पर नहीं रही होगी क्या। तो जब ये आर्य लोग यहाँ आए तो वैदिक संस्कृति के साथ साथ कुछ ना कुछ लोकल बोलियाँ भी चल रही थी, बोली कह लीजिए या भाषा कह लीजिए, ठीक है। तो उनका लेकिन उतना बड़ा दायरा नहीं था, उतना बड़ा क्षेत्र नहीं था। लेकिन अधिकांश आर्य लोगों द्वारा क्या बोली जा रही थी, वैदिक संस्कृत बोली जा रही थी। हम इसको वैदिक संस्कृत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेदों की रचना क्या हुई है, इसी संस्कृत में हुई है, इसलिए इसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। साथ ही साथ इसको देववाणी भी कहा जाता है, ठीक है। तो देववाणी, क्योंकि देखो वेदों की रचना हो रही है, यहाँ पर उपनिषद हो गए, तो ये सारे लिखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको देववाणी भी कहा जाता है। तो वैदिक संस्कृत तो बोली जा रही थी, लेकिन कुछ लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पर साथ में चल रही थी, ठीक है, छोटी मोटी बोलियाँ यहाँ पर चल रही थी। तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड लगभग 500 साल हो गए। 500 साल बाद कुछ ना कुछ भाषा में परिवर्तन जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत को जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात रही होगी, तो वैदिक संस्कृत को लगभग कितने साल हो गए, 500 साल हो गए। और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पर आगे आने लग जाएगी, स्थानीय बोली कह लीजिए, भाषा कह लीजिए, वो यहाँ पर आगे आने लग जाएगी। तो लोगों ने क्या किया, जो कुछ तो वैदिक संस्कृत तो बोलते थे केवल, लेकिन कुछ लोग वैदिक संस्कृत नहीं बोल पाते, दिक्कत होती थी क्योंकि कठिन लैंग्वेज थी। तो वैदिक संस्कृत के साथ साथ अपनी लोकल लैंग्वेज उन्होंने क्या कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। तो वैदिक संस्कृत भी बोल रहे हैं और अपनी लोकल लैंग्वेज भी बोल रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि एक व्यक्ति केवल एक ही लैंग्वेज बोलेगा। अब आज की बात कर ले हम, तो आज की बात अगर हम करें, ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश शब्द का प्रयोग भी कई लोग करते हैं, ठीक है, हिंदी प्लस
इंग्लिश, ठीक है। और एक नई भाषा का उदय हो चुका है जिसे हम क्या कहते हैं, हिंग्लिश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हिंग्लिश कहते हैं। आप भारतीय सिनेमा को ये उठा लीजिए, भारत की कई फिल्में आप बॉलीवुड में देखते होंगे, वहाँ पर गाने बनते हैं, ठीक है। तो हिंदी गानों के बीच में क्या होता है, आपको इंग्लिश शब्द मिल जाएंगे। बहुत गाने अब ऐसे आने लगे कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी चल रही है। तो एक नई भाषा का उदय हो गया जिसे हम हिंग्लिश कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हिंग्लिश कह रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा, प्रख्यात लेखक हैं, कौन है, सलमान रुश्दी, ठीक है। सुना होगा आपने इनका नाम, सलमान रुश्दी। तो ये अपनी रचनाओं में क्या करते हैं, इंग्लिश का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, इंग्लिश का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो अब यह है कि हिंदी प्लस इंग्लिश दो भाषाएं क्या हो रही है, अब यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश से इंग्लिश नई भाषा निकल कर सामने आ रही है। तो ठीक उसी समय भी ऐसे हो रहा था, वैदिक संस्कृत तो लोग बोल ही रहे थे, ठीक है, वैदिक संस्कृत तो बोल रहे थे, लेकिन साथ में लोकल बोली या कोई भी भाषा कह लीजिए वो भी धीरे धीरे पनप रही थी। तो एक विद्वान आते हैं पाणिनि, उनको लगा कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ती है, वैदिक संस्कृत को क्या कर देगी, ये भ्रष्ट कर देगी, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत को कहीं भ्रष्ट ना कर दे, तो उन्होंने क्या किया, एक व्याकरण लेके आया। और जब व्याकरण लेके आया पाणिनि ने, ठीक है, तो उस व्याकरण के आने के बाद जो संस्कृत बोली गई उसे कहा गया फिर लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत का जो विकास हुआ है वो वैदिक संस्कृत से ही हुआ है। हमें इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करवा रहे हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है। अब वैदिक संस्कृत में अगर हम इसमें अंतर देखें तो बहुत अंतर है, ठीक है। इसमें तो एक पर्टिकुलर एक अलग बुक आ जाएगी, लेकिन हमें केवल उन टॉपिक पे देखना है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो वैदिक संस्कृत का विकसित रूप ही क्या है, लौकिक संस्कृत है। थोड़ा बहुत अंतर की बात की जाए तो लौकिक संस्कृत में देखिए रामायण महाभारत लिखे गए थे, जबकि वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे। वैदिक संस्कृत में अगर हम ध्वनियों की बात करें तो यहाँ पर कितनी ध्वनियाँ होती है, 52 ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में अगर हम ध्वनियों की बात करें तो यहाँ पर 48 ही ध्वनियाँ हैं। तो 4 ध्वनियों का क्या हो गया था, लोप हो गया था, और इसमें केवल 48 ध्वनियाँ ही बची थी। तो थोड़ा सा अब लिख लेते हैं इनको। तो वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड कितना है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। तो इसमें क्या हुई थी, वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, वैदिक संस्कृत कहा गया। देववाणी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसके, वैदिकी है, वैदिक है, छंदस है, छांदस है, जो नाम किसके द्वारा दिए गए, यास्क पाणिनि के द्वारा दिए गए। तो ध्यान रखेंगे वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड आप सबसे पहले। तो अधिकांश विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है, 52 मानी है। 52 में से 39 इसमें व्यंजन माने हैं और 13 इसमें स्वर माने गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 52 आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हरदेव बारी जी की बुक आती है, उन्होंने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है, 14। उन्होंने बोला है कि 13 नहीं 14 स्वर थे उस समय, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे फिर, टोटल हो जाएंगे। लेकिन अधिकांश विद्वान कितना मानते हैं, 52 मानते हैं, ये आप ध्यान रखना। 39 व्यंजन हो गए और यहाँ पर 13 स्वर हुए। अगर हम लौकिक संस्कृत की बात करें या उत्तर संस्कृत भी इसको कहा जाता है, लौकिक संस्कृत या उत्तर संस्कृत, टाइम पीरियड 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो लौकिक संस्कृत को ही वैदिक संस्कृत का विकसित रूप माना जा सकता है, ठीक है। उसी से क्या होता है, संस्कृत का विकास होता है। प्राचीन आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। तो प्राचीन आर्य भाषा अर्थात जो संस्कृत है उसका वो रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया वह लौकिक संस्कृत कहा जाता है। अष्टाध्यायी वही जो मैंने आपको बताया था कि जब पाणिनि को लगा कि क्या होगा, वैदिक संस्कृत को लोग भ्रष्ट ना कर दें, तो उन्होंने सोचा कि संस्कृत को क्यों ना कुछ नियमों में बांध दिया जाए, ठीक है, और एक व्याकरण लाया जाए। और उन्होंने फिर क्या किया, एक व्याकरण लाया। तो एक व्याकरण ग्रंथ है ये अष्टाध्यायी, किसका, पाणिनि का। लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ थी, 48 ध्वनियाँ थी, जबकि वैदिक संस्कृत में कितनी थी, 52। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। अब लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें तो रामायण देखिए किसने लिखा था, वाल्मीकि ने, आसान है, सबसे प्राचीन काव्य ग्रंथ माना गया ऐसे। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया, पाणिनि के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा। मुद्रा राक्षक विशाखदत्त के द्वारा। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप मैं ज़्यादा लिखवाऊंगा तो आप सोचोगे कि मैं इतिहास में चले गया हूँ। तो लौकिक संस्कृत के ग्रंथ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, तो अगर लौकिक संस्कृत आ जाए, वैदिक संस्कृत आ जाए तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे लौकिक संस्कृत में ये लिखा गया है। अब जितना हमने आज पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल, ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा का
काल। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपने आज पढ़ा, देखिए आप कितना आपको याद रहता है। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है, दूसरा है 500 से 1000, तीसरा है 1000 ईस्वी से अब तक, और चौथा है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज ही की जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बनाए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं, 4 चरण हैं, 5 चरण हैं या 6 चरण हैं? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ थी? ठीक है, तो वैदिक संस्कृत में 50, 52, 55 और 58। ठीक है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? ठीक है, पाली है, डिंगल, अपभ्रंश या अब्बट। और देखिए उत्तर प्रदेश लेक्चरर परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो मैक्सिमम मैं यहाँ पर ऐसे प्रश्न लेके आऊँगा आपके लिए जो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में पूछे गए होंगे। हर टॉपिक के बाद मैं आपको इस प्रकार के प्रश्न दूंगा। लौकिक संस्कृत का विकास किससे हुआ है? पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से और मागधी से। ठीक है, यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो ये जरूरी है हमारे लिए कि पुराने क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करें। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ था? तो यूपीएससी स्टेनो एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1600 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, 1400 ईस्वी पूर्व या 1300 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर 6 प्रश्न मैंने आपको आज दिए हैं। ठीक है, आप इन्हें लिखिएगा और अगले वीडियो में मैं आपको इन 6 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप समझिए और अपने नोट्स बनाइए। मिलते हैं जल्दी इस टॉपिक को आगे। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ मैं आपको। कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पाली भाषा के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये कंप्लीट अब हो चुका है। अब मध्यकालीन आर्य भाषाएं देखेंगे तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। और कल हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास और उद्भव का पहला वीडियो हमने देखा था। तो भारतीय आर्य भाषाओं को हमने देखा था, जिसमें हमने पहला चरण तो जो था भारतीय आर्य भाषाओं का, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का, तो इसको समझा था। तो इसके अंतर्गत हमने संस्कृत का अध्ययन किया था। संस्कृत में भी हमने देखा था कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में जो थोड़ा बहुत ऐसे प्रश्न थे जहाँ से एग्जाम में आए हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। थोड़ा बहुत अंतर भी आपको बता दिया था कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर रहा। तो पहला जो टाइम पीरियड है हमारा भारतीय आर्य भाषाओं का प्राचीन वाला 15 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक ये कंप्लीट हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को। तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। तो आज इसके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ प्रश्न भी दिए थे मैंने आपको, तो आसान थे प्रश्न। ठीक है, कर लिए होंगे आपने, उम्मीद है मुझे। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक टाइम पीरियड रहा, और इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है पाली भाषा का, प्राकृत भाषा का और अपभ्रंश का। ठीक है, तो जब इससे पहले हमने क्या पढ़ रहे थे? पाली से पहले संस्कृत भाषा पढ़ रहे थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत कह लीजिए, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या है? वैदिक संस्कृत से ही उसका विकास हुआ है। तो ये आम जन के लिए काफ़ी कठिन भाषा थी। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। हर व्यक्ति इसको नहीं बोल पाता था, नहीं लिख पाता था और ना ही समझ पाता था। तो मैं अगर सीधा सीधा कहूँ तो ये केवल किनकी भाषा थी? पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। जो लोग बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे थे, बड़ी बड़ी रचनाएं कर रहे थे, रामायण लिख रहे थे, व्याकरण जो भी है, तो ये संस्कृत किसकी भाषा थी? पढ़े लिखों की भाषा थी। जो आम वर्ग की जनता थी वो इसे नहीं पढ़ पाती थी, नहीं लिख पाती थी और नहीं बोल पाती थी। कुछ लोग ऐसे थे भाई जो संस्कृत को समझ तो लेते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। अब आप कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते? अभी भी आपने देखा होगा, अपने से कंपेयर करें या मैं अपनी बात कहूँ, ठीक है, तो मैं बचपन से ऐसे माहौल में रहा हूँ जहाँ पर हिंदी भाषा लोग ज़्यादा रहे। ठीक है, तो जहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग, मेरे आसपास के जो मेरा वातावरण था वहाँ पर हिंदी भाषा के लोग ज़्यादा थे और वो हिंदी में ही मुझसे बात करते थे। ठीक है, लेकिन जब मैं अपने घर में आता था तो घर में मेरी मम्मी हो गई, मेरी दादी हो गई, ठीक है, ये गढ़वाली में बोलते थे। मुझे डांटना हो गया या कोई भी बात हो गई तो ये गढ़वाली में बोलते थे, बीच बीच में कुछ हिंदी के शब्द प्रयोग करते थे। तो धीरे धीरे मुझे क्या हुआ, गढ़वाली भी समझ में आने लग गई। लेकिन मैं क्या करता था, मेरे साथ अधिकतर जो मेरे दोस्त थे, टीचर थे, सब हिंदी भाषा में बोलते थे, तो मैं भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करता था। लेकिन घर आते ही मम्मी और दादी कभी कभी क्या होता था, हिंदी के कुछ शब्द मिक्स करके गढ़वाली में वो बोल देते थे। लेकिन मुझे समझ में अब क्या हो गया, गढ़वाली आने तो लग गई, लेकिन जब मैं गढ़वाली बोलता हूँ तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है और मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। और लिखने की बात करें तो वो शब्द मुझे याद हो गए कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, लेकिन मुझे एक्चुअल पता नहीं है।
ठीक है। तो गढ़वाली मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती है, लेकिन मुझे हिंदी आती है। तो ऐसा ही उस समय भी हो रहा था। कुछ लोग क्या थे, संस्कृत को समझ गए थे, ठीक है, अब सुन सुन के क्या हो गया, हाँ भाई इसका अर्थ ये होता है, समझ तो गए थे लेकिन लिख नहीं सकते थे, ठीक है, बोल नहीं सकते थे, तो दिक्कतें थी। कुछ लोग क्या है, लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं आ रही थी लोगों के साथ। तो इसी क्रम में क्या होता है, फिर एक नई भाषा का उदय होता है, पाली भाषा का, ठीक है, जिसे प्रथम प्राकृत कहा है विद्वानों ने, ठीक है। तो ये लैंग्वेज लोगों को क्या लगी, सरल लगी। जब सरल लगी तो लोगों ने क्या किया, इसको बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो ये लैंग्वेज क्या है, संस्कृत के मुकाबले क्या थी, सरल थी। तो अब हमें इतना डीप भी नहीं जाना कि अब इसमें हम अंतर देखें कि संस्कृत और पाली में क्या अंतर था, क्या इसकी ध्वनियों में अंतर था, तो इतना डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पाली भाषा को क्या कहा गया, प्रथम प्राकृत कहा गया, और इसका टाइम पीरियड 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। तो पाली भाषा जब लोगों को आसान लगी तो क्या हो गया, ये जन संपर्क की भाषा बनकर उभर कर आई, और इसे ही भारत की प्रथम देशीय भाषा भी कहा गया। भारत की क्या कहा गया, प्रथम देशीय भाषा। तो इसे भारत की प्रथम देशीय भाषा कहा गया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, पाली भाषा का एक अन्य नाम मागधी भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, मागधी, ठीक है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि पाली भाषा को क्या कह सकते हैं, मागधी भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा क्योंकि मागधी आप आगे भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन कुछ विद्वानों ने माना है कि मागधी भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या हुआ था, अपने उपदेश कहाँ दिए थे, मगध में भी दिए थे। तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे मगध में, और मगध में भी ये बोली जाती थी। तो विद्वानों ने ये तर्क निकाला कि मागधी भाषा भी इसको कह सकते हैं, किसको, प्राकृत भाषा को, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं पाली के क्षेत्र के बारे में, तो पाली का जो क्षेत्र था हमारा यूपी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बोली जाती थी। इसके साथ साथ इसने विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई थी, ठीक है। विदेशों में अगर हम बात करें, चीन, थाईलैंड, सभी जगह इसका विस्तार हुआ था। श्रीलंका भी यहाँ पर विस्तार हुआ था, ठीक है, श्रीलंका में भी पाली भाषा का विस्तार हुआ था। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं पाली भाषा से। देखिए, भारत की प्रथम देशीय भाषा कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है, पाली को। बहुत ही कॉमन सा प्रश्न और आसान सा प्रश्न। बौद्धों की भाषा, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए। त्रिपिटक आपने पढ़ा होगा इतिहास में, सूत पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक, ये आपने पढ़े होंगे, अधिगम पिटक, सारे जितने भी हैं। तो बौद्धों की भाषा कह सकते हैं आप। और त्रिपिटक जो है किस में लिखे गए, ये पाली भाषा में ही लिखे गए। तो भारत की जन भाषा भी इसको कहा जाता है। भगवान बुद्ध के वचनों की रक्षा करने वाली भाषा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध अपने वचन दिए थे किस भाषा में, पाली भाषा में। अन्य नाम इसका मागधी है, ठीक है। मागधी क्यों है, क्योंकि मागधी वाले क्षेत्र में, मगध वाले क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये भाषा बोली जाती थी। क्षेत्र की बात करें तो मगध हो गया, कलिंग हो गया, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, तिब्बत, थाईलैंड। तो भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने में जो भाषा कामयाब रही, कौन सी, पाली, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पाली का जो अर्थ होता है वो होता है बुद्ध वचन, ठीक है। तो पाली का अर्थ क्या है, बुद्ध वचन। तो बहुत ही आसान से यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, बता दिए मैंने आपको। तो पाली भाषा अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्राकृत को, ठीक है, प्राकृत। तो प्रथम प्राकृत किसको माना गया, पाली को माना गया। कुछ विद्वान प्राकृत को प्रथम प्राकृत मानते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो विद्वान है वो पाली को ही प्रथम प्राकृत मानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पाली को प्रथम प्राकृत मान के चल रहा हूँ। हो सकता है आपके पास हिंदी की कुछ और अन्य बुकें, वहाँ पर प्राकृत को प्रथम प्राकृत कहा गया होगा, पाली को नहीं माना होगा प्रथम प्राकृत। लेकिन हम यहाँ पर प्रथम प्राकृत किसको मान के चलेंगे, पाली भाषा को ही मान के चलेंगे, क्योंकि अधिकांश विद्वान पाली को ही प्रथम प्राकृत मानते हैं। प्राकृत अर्थात नेचुरल, जो स्वतंत्र थी, ठीक है। अब देखते हैं प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा जैनों की भाषा। देखिए, जो इससे पहले हमने पढ़ा पाली किसकी भाषा थी, बौद्धों की भाषा थी। और ये प्राकृत जो भाषा है इसका टाइम पीरियड है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और जैन साहित्य किसमें लिखा गया, प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो प्राकृत के भेद देख लेते हैं अभी हम। सौरसेनी प्राकृत हो गया, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। अब थोड़ा सा समझने की चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो प्राकृत के भेद कह लीजिए या प्राकृत की शाखाएं कह लीजिए, ठीक है। तो प्राकृत कोई सिंगल भाषा नहीं थी अपनी, ठीक है। जैसे कहते हैं प्राकृत भाषा, कई भाषाओं का समूह कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सौरसेनी भी क्या थी, प्राकृत भाषा थी। पैसाची भी क्या थी, प्राकृत थी। महाराष्ट्री भी क्या थी, प्राकृत थी। अर्धमागधी भी क्या थी, प्राकृत थी। और मागधी भी क्या थी, प्राकृत। तो ऐसे कई भेद थे प्राकृत के,
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कई भाषाओं को क्या कहा गया, प्राकृत भाषा कहा गया। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, कौन, महावीर स्वामी, तो उन्होंने अर्धमागधी प्राकृत में क्या किया था, अपने उपदेश दिए थे। लेकिन डायरेक्टली हम क्या कह देते हैं कि प्राकृत भाषा में उन्होंने उपदेश दिए, क्योंकि देखिए अर्धमागधी क्या है, प्राकृत भाषा है। ये है क्या, प्राकृत भाषा के अंतर्गत तो पढ़ रहे हैं हम इसको। तो अर्धमागधी में उन्होंने उपदेश दिए थे, लेकिन डायरेक्टली हम क्या कह देते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया था, प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो देखिए अगर एग्जाम में प्राकृत भाषा ना के अर्धमागधी प्राकृत आता है तो आप अर्धमागधी प्राकृत पे क्लिक करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि जब एक टाइम निश्चित समय के बाद क्या होता है, भाषाओं में बदलाव होना शुरू होता है। देखिए लगभग 500 साल हो गए हैं इन प्राकृत भाषाओं को, तो इनमें भी अब क्या होगा, बदलाव होगा। और जब इनमें बदलाव होगा, जैसे शौरसेनी प्राकृत, जब इसमें बदलाव होगा तो ये क्या बनेगा, शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, तो जब ये भाषाएं बदलेगी, कौन सी, प्राकृत भाषाएं, तो उस टाइम पीरियड को कहेंगे हम अपभ्रंश काल। ठीक है, तो जब प्राकृत भाषाओं का बदलने का दौर शुरू होगा तो उस काल को क्या कहेंगे हम, अपभ्रंश काल। तो शौरसेनी प्राकृत जब बदलेगी तो कहलाएगी क्या, शौरसेनी अपभ्रंश। इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। पैशाची प्राकृत जब बदलेगी तो क्या कहलाएगी, पैशाची अपभ्रंश। तो इसी प्रकार से अन्य भाषाएं भी इसी प्रकार से कहलाएगी। शौरसेनी कहाँ बोली जाती थी, आज का जो यूपी वाला क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती थी। पैशाची कहाँ पर बोली जाती थी, भारत के पश्चिमोत्तर जो प्रांत था वहाँ पर बोली जाती थी। महाराष्ट्र समझ सकते हैं आप, महाराष्ट्र में बोली जाती थी। ठीक है, और मागधी कहाँ पर बोली जाती थी, बिहार में बोली जाती थी। ठीक है, और अर्धमागधी कहाँ बोली जाती थी, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच का जो क्षेत्र है, यूपी और बिहार के बीच वाले क्षेत्र में मागधी बोली जाती है। थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो शूरसेनी, ठीक है, शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत कहाँ बोली जाती थी, हमारे यूपी वाले क्षेत्र में इसमें। ठीक है, और यहाँ पर बोली जाती थी मागधी बिहार वाले क्षेत्र में, और इसके बीच वाले एरिया में कौन सी बोली जाएगी, अर्धमागधी। तो ये दो चार चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट के बारे में। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम किसका आता है, वररुचि का आता है, और इनकी जो रचना है वो है प्राकृत प्रकाश। ठीक है, वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। देखिए अलग अलग विद्वान हुए हैं, किसी ने कहा कि प्राकृत के 4 भेद हैं, किसी ने कहा 5 भेद हैं, किसी ने कहा 8 भेद हैं। तो इतना आपको नहीं सोचना है, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ बस आप इतना अपने माइंड में लेके चलें। ठीक है, क्योंकि मैं इन पे आधारित प्रश्न भी आपको करवाता रहूँगा कि कौन सा प्रश्न कब एग्जाम में पूछा गया, किसी भी लेवल का प्रश्न हो, लगभग मैं आपको सारे प्रश्न कराऊंगा। टीजीटी पीजीटी से लेके एसआई से लेके कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक, यूपी के, उत्तराखंड के जितने भी हैं वो मैं आपको करवाता रहूँगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर किताबों में झांकने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बताया जा रहा है आप उतना करें। तो वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में क्या है, प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी। ठीक है, तो अर्धमागधी नहीं बताया इन्होंने, देखो मैंने आपको अर्धमागधी अभी बता दिया ना। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग यहाँ पर बताया गया। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, और इनकी प्रसिद्ध रचना है प्राकृत व्याकरण। ठीक है, तो आपका ये वाला टॉपिक भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या किस पे आएंगे, ठीक है, अभी हम प्राकृत काल पढ़ रहे हैं ना, तो प्राकृत काल के बाद अब हम आएंगे अपभ्रंश काल पे। ठीक है, तृतीय प्राकृत, जिसे क्या कहा गया, तृतीय प्राकृत। ठीक है, तो अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बिगड़ा हुआ या गिरी हुई भाषा कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं भ्रष्ट भाषा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी प्राकृत भाषाओं में क्या बताया था कि जो शौरसेनी प्राकृत में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वो बनेगी शौरसेनी अपभ्रंश। मागधी प्राकृत में परिवर्तन होगा तो वो बनेगी मागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी प्राकृत में परिवर्तन होगा तो वो बनेगी अर्धमागधी पर अपभ्रंश। ठीक है, तो अपभ्रंश का सीधा सीधा अर्थ आपको ध्यान रखना है, बिगड़ा हुआ कह सकते हैं, गिरी हुई भाषा कह सकते हैं, या भ्रष्ट भाषा कहते हैं। तो जो अपभ्रंश शब्द ये आया कहाँ से, ठीक है, सबसे पहला प्रयोग किसने किया इसका, पतंजलि ने। पतंजलि ने अपने महाभाष्य जो रचना है उनकी, उसमें अपभ्रंश का प्रयोग किया था। उन्होंने कुछ विकृत शब्द देखे थे और उन शब्दों को उन्होंने क्या कहा, अपभ्रंश का। और अब देखिए अपभ्रंश एक नई भाषा बनकर यहाँ पर आ गई है। तो सबसे पहला प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है अपभ्रंश का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अपभ्रंश को विद्वानों ने क्या कहा है, विभ्रष्ट कहा है, आभीर कहा है, अवट कहा है, पटमंजरी आदि नामों से भी पुकारा है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, अब अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकारों को देखना होगा हमें। ठीक है, स्वयंभू हो गया, जैसे धनपाल हो गए, कणप्पा हो गए, पुष्पदंत और सरप्पा। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब थोड़ा सा इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। स्वयंभू की रचनाएं देखिए, रिटणे मी चरियु, अजीब सा नाम है यार पढ़ने में। ठीक है,
पंचमी चरेयु, पौम चरेयु या पदम चरित। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कौन सा है? ये पौम चरेयु वाला, क्योंकि देखिए इसमें राम कथा का वर्णन मिलता है या राम काव्य भी इसे कहा जाता है, और ये अपभ्रंश का क्या है? सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो आप ऐसा ना सोचें यार कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं, सारा आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें तो कॉमन है। तो राम कथा का वर्णन मिलता है, अपभ्रंश का ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है। पुष्पदंत की रचनाओं की बात करें तो महापुराण, जसहर चरेयु। ठीक है, धनपाल की रचनाओं की बात करें तो भविष्यत कहा, यानी कि क्या कह सकते हैं आप इसे? अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है ये क्या है? अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य। अब प्रबंध काव्य क्या होता है? किसी कथा का वर्णन क्या करना, लंबा और धारावाहिक इसमें किया जाता है। ठीक है, तो विस्तार की दृष्टि से क्या है? प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक महाकाव्य हो गया, एक खंड काव्य हो गया। तो ये अलग थोड़ा सा आपको बस इतना ध्यान रखना है। प्रबंध काव्य क्या होता है? जहाँ पर किसी कथा का वर्णन काफी लंबा और धारावाहिक रूप में किया जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रबंध काव्य। तो ये अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है धनपाल जी का भविष्यत कहा। सरपा की रचना दोहा कोश। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक तो आपको याद करना ही है, ये रचनाएं तो आपको याद ही करनी होगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अपभ्रंश। अब अपभ्रंश में भी क्या होगा? बदलाव होना शुरू होगा। एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद क्या होगा? सभी भाषाएं बदलती है। जो हिंदी आज हम बोल रहे हैं, आज से 500-1000 साल बाद उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। खैर उस समय तक तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन बदलाव जरूर होगा। तो अपभ्रंश क्या है? अब अपभ्रंश से क्या होगा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास होगा। ठीक है, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी आदि जो भाषाएं हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं, तो अपभ्रंश से इन भाषाओं का विकास होगा। अगर डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। हम ऐसा नहीं लिखेंगे वहाँ पे कि संस्कृत से हुआ या पाली प्राकृत, जो भी अभी हमने पढ़ा। तो अपभ्रंश से ही क्या हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया। उत्तर प्रदेश SI परीक्षा 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो अपभ्रंश से क्या हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो जब अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हो रहा था, तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, किस टाइम पीरियड में? 900 से 1100 ईस्वी के बीच में कुछ कवि आए। ठीक है, तो उन कवियों ने कहा कि जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं ना अपने साहित्य में, ठीक है, अपनी रचनाओं में, तो वो क्या भाषा है? अवहट भाषा है। ठीक है, वो कौन सी भाषा है? अवहट भाषा है। ठीक है, तो इन कवियों ने कहा, क्या कहा कि ये कौन सी भाषा है? अवहट भाषा है। तो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के जो बीच की भाषा कौन सी आई? फिर अवहट निकल के आई। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अपभ्रंश का ही परिवर्ती या बात का जो रूप है वो है अवहट। तो कुछ विद्वानों ने बोला कि हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा अपभ्रंश नहीं है, बल्कि क्या है? अवहट है। और 900 से 1100 ईस्वी के टाइम पीरियड इसका माना गया। साहित्य में हालांकि इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहा गया है अवहट को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अवहट को क्या कहा गया है? संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा। ठीक है, तो कौन से कवि थे जिन्होंने अपनी भाषा को क्या कहा? अवहट का। थोड़ा सा उनको भी हमें देखना जरूरी है अब। ठीक है, और उनकी कुछ रचनाएं भी हमें ध्यान रखनी होगी। तो अवहट क्या है? अपभ्रंश का ही परिवर्ती या परिवर्तित रूप है। और प्रमुख रचनाकार अगर हम बात करें अवहट के, तो ज्योतिश्वर ठाकुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर महत्वपूर्ण है। वर्ण रत्नाकर इसकी रचना है। विद्यापति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये कीर्ति रता इनकी रचना का नाम है। दामोदर पंडित की जो रचना है उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और रोड कवि की रचना राउल वेल। और अब्दुल रहमान की जो रचना है वो है स्नेह रासय या संदेश रासक। तो ये सारी रचनाएं आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगी। तो आप ऐसा ना सोचें यार कौन सी PGT नेट की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है कि किस प्रकार से ये भाषाएं आए। तो अगला जब हमारा टॉपिक होगा वो होगा अपभ्रंश के भेद। और जितने भी मैंने आज आपको ये करवाए, जो टॉपिक करवाया आज आपको, यहाँ से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बने हैं और किस प्रकार से प्रश्न बने हैं वो अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और आपको कैसा लग रहा है हिंदी का कोर्स, जरूर आप हमें बताते रहें समय समय पर। धन्यवाद।